बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। एक गैर मामूली कदम जिसको एक फुल फ्लेज वॉर के तौर के ऊपर देखा जाना चाहिए और नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इंतहाई कदम उठाया है और ये यूं समझिए कि पूरे इंडिया के लिए ऑर्डर जारी किया गया है और इस सिलसिले में कोई लंबा चौड़ा इंतजार नहीं किया गया। 7 मई की तारीख का ऐलान किया गया है। अब ये 7 मई को करने क्या जा रहे हैं, होने क्या जा रहा है, मैं इसके मुतालिक आपको मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखना चाहता हूं। खबर कुछ इस तरीके से है कि इंडिया ने 7 मई के हवाले से जो उनकी होम मिनिस्ट्री है, जो अमित शाह की है, उन्होंने पूरे मुल्क के अंदर जो अपनी तमाम रियासतें हैं उस बारे में तमाम रियासतों के अंदर एक फुल फ्लेज जो जंगी मशकें हैं वो करने का ऐलान किया है 7 मई के लिए। उसमें क्या किया गया है, उसमें जी बताया गया है कि जो एयर रेड वार्निंग सायरन्स हैं उनको ऑपरेशनलाइज किया जाएगा, सिविलियंस को ट्रेनिंग दी जाएगी, स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी सिविल डिफेंस के पर्सपेक्टिव से कि कैसे अपने आप को बचाना है। और उसके अलावा जो क्रैश ब्लैक आउट मेजर्स हैं वो किए जाएंगे जो इन्होंने कल इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर किए हैं। और उसके अलावा प्लांट्स के मुतालिक है और अगर हमला हो तो कैसे लोगों को वहां से इवैक्यूएट करना है और उसकी मुकम्मल जो रिहर्सल है वो की जाएगी। तो आप यूं कह सकते हैं कि अब उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे ये अपने बड़े पैमाने के ऊपर पूरे मुल्क के अंदर जंग की तैयारियां जो है की जाएगी और सिविल डिफेंस की मशकों का उन्होंने ऑर्डर दे दिया है। आपको याद होगा चंद रोज पहले पाकिस्तान ने अपने जो आजाद कश्मीर के अंदर शहरियों को कहा था, स्कूल्स के अंदर बच्चों को सिखाया जा रहा था, लेकिन अब वो चीज इंडिया के अंदर चली गई है और इंडिया ने तमाम रियासतों के अंदर इसका हुक्म दे दिया है। और अब से थोड़ी देर के बाद जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास जो है वो होना है, जो कि क्लोज डोर मीटिंग होगी। लेकिन पाकिस्तान के जो वहां पे एनवॉय हैं, जो नुमाइंदे हैं, आसिम इफ्तिखार साहब, उनके मुतालिक बताया गया है कि वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास के बाद बातचीत करेंगे, जो जाहिर है थोड़ा लेट होगा पाकिस्तानी और इंडियन टाइम के मुताबिक। लेकिन आज अक़वाम मुत्तहिदा हाई अलर्ट के ऊपर दिखाई दे रही है और जो यूएन के जनरल सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने मीडिया से बातचीत की है और इस बातचीत के अंदर उन्होंने एक बार फिर इंडिया और पाकिस्तान को इस सारी सिचुएशन को डी एस्केलेट करने के हवाले से कहा है। और उसके अलावा जो इंडिया का इल्जाम है या जो वो बेहूदगी फैलाना चाहता है पाकिस्तान से मुतालिक और मुख्तलिफ तंजीमों के मुतालिक, यूएन जनरल सेक्रेटरी ने उसके ऊपर कोई लफ्ज नहीं बोला, जो इनके लिए आज के दिन में दूसरी बड़ी नाकामी है। अगर देखा जाए इससे पहले जो सदर प्यूटन है उनकी जानिब से कहा गया, यानी आज एंटोनियो गुटेरेस ने कहा जी भारत और पाकिस्तान का जो तसादुम है वो काबू से बाहर हो सकता है, फौजी तसादुम से गुरेज करना जरूरी है, तबाही के दहाने से पीछे हटने का वक्त है, फौजी हल कोई हल नहीं है, अमन के लिए दोनों ममालिक को अपनी खिदमात पेश करता हूं। यानी वो भी कह रहे हैं कि अभी भी वक्त है, लेकिन कुछ सूरत हाल और आज इंडिया के अंदर जहां पे इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मोदी मिला है, अपने डिफेंस सेक्रेटरी से मिला है, उस दौरान एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट है। फिर पाकिस्तान के हवाले से बताता हूं कि वो क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। आज जो इनका लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है लोकसभा के अंदर, वो और कांग्रेस के जो सरबराह हैं राहुल गांधी, आज वो चल के नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह के ऊपर पहुंचे हैं। कहा तो यही जा रहा है जी जो सीबीआई के डायरेक्टर हैं उनकी अपॉइंटमेंट के लिए ये मीटिंग हो रही है, लेकिन हम सबको पता है कि इस जो मौजूदा सिनेरियो है उसके अंदर अगर कांग्रेस का सरबराह चल के वजीर आजम की रिहाइशगाह के ऊपर पहुंच रहा है और ये मुलाकात काफी देर जारी रहने के बाद खत्म हुई है, तो मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर है। लेकिन सवाल यह है कि हम कितने उस बारे में तैयार हैं। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं, कल मंगल है, मंगल और जुमेरात अडियाला जेल में मुलाकातों का दिन है और तहरीक इंसाफ ने 6 नाम दिए, सलमान अकरम राजा का, बैरिस्टर गौहर का, सलमान सफदर का, नियाजुल्लाह न्याजी का, नईम हैदर पंजोता का और अली जफर का। अब सवाल यह है कि कल आप इन 6 लोगों में से किसको मिलने देंगे ताकि इमरान खान का मैसेज बाहर आए, कौम के नाम मैसेज आए और इंडिया के खिलाफ मैसेज आना चाहिए। लेकिन हम क्या करेंगे, हमने कल इस हवाले से उसको करना क्या है कि हमने उसको वहां से नहीं करने देना। दूसरा, आज कौमी असम्बली का इजलास था और आप अंदाजा इस बात से कीजिए कि जो पहली रो थी जहां पे मिनिस्टर्स बैठते हैं और प्राइम मिनिस्टर बैठता है, वो रो खाली थी। वो खाली होने की वजह से जो वुज़रा हैं उनकी वो गैर हाजिर भी थे
और उनकी गैर संजीदगी का आलम भी था कि मौलाना फजलुर रहमान, चलें वो तो पीटीआई नहीं है ना, मौलाना फजलुर रहमान को भी आज वॉकआउट करना पड़ा। और आपको पता है कि उससे ज्यादा इंकिशाफ क्या हुआ है? चलें आप ये तो कहेंगे जी तहरीक इंसाफ ने उस ब्रीफिंग के अंदर शिरकत क्यों नहीं की, आप उसके ऊपर तनकीद करेंगे, लेकिन आज हैरान कुन तौर के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने यह बताया है कि कल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने और DGISPR ने जो ब्रीफिंग देनी थी, मौलाना फजलुर रहमान की जमात से किसी ने राब्ता नहीं किया। यानी चले पीटीआई के ऊपर तो आप गुस्से का इजहार करना चाहते हैं, उनके मुताबिक ब्रीफिंग गैर संजीदा थी और अगर हमसे राब्ता करते तो चले जाते। ना पार्टी को इल्म, ना पार्टी क़यादत को इल्म के ब्रीफिंग हो रही है। यानी मैंने कल भी कहा था कि हमने ये गैर संजीदगी का मुजाहरा किया है। कौमी सलामती का मामला गवर्नमेंट के एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर या DGISPR पे नहीं छोड़ना चाहिए। प्रोटोकॉल यह था कि आप तमाम जो क़यादत है, जिसमें मौलाना साहब शामिल हैं, जिसमें बाकी लोग शामिल हैं, उन सबको बिठाते, कल मिलिट्री लीडरशिप बैठती और उनको जवाब देती। जब आप तलाल चौधरी, शाजिया मरी, पलवशा खान, मोहसिन शाह नवाज रांझा जब इस लेवल के ऊपर चीज़ें ले आएंगे, परवेज खट्टक, तो फिर मेरा ख्याल है कि चीज़ों का मयार कुछ और हो जाएगा और उसी की वजह से असरात। और यही बात आज आलिया हमजा कह रही थी कि ये कैसी ब्रीफिंग दी जिसमें कोई सीनियर हुकूमती ओहदेदार भी खुद मौजूद नहीं था। यानी डिफेंस मिनिस्टर जिसकी डोमेन है वो भी मौजूद नहीं था, बल्कि चुन चुन कर वो लोग इस ब्रीफिंग में मौजूद थे जो तहरीक इंसाफ से बुरी तरह हारे हुए थे। ये कैसी ब्रीफिंग थी, ये कैसा पैगाम? मेरे ख्याल से ये सवाल जायज़ है और इसके ऊपर हमें सोचना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं या हमने अल्टीमेट गोल अचीव क्या करना है। अब नजरें इस्लामाबाद के ऊपर हैं। देखिए, जो अपोजिशन की जमात पीटीआई है वो खुल के कह रही है कि हम फौज के साथ हैं, हम मुल्क के साथ हैं, इंडिया के खिलाफ किसी किस्म की डिवीजन नहीं है। अब अगर आप नहीं लेना चाहते ये सपोर्ट या चीज़ें नहीं करना चाहते तो फिर आपको कोई रोक तो नहीं सकता, कोई जोर ज़बरदस्ती तो नहीं है। यानी आज इवन अंसार अब्बासी साहब ने मजमून में ये लिखा कि ये जो सारी कैंपेन चली है तो भारत का ख्याल ये था कि जब सोशल मीडिया की कैंपेन आएगी तो तहरीक इंसाफ जो है वो शायद फौज की लीडरशिप के खिलाफ होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा होगा भी नहीं। क्यों नहीं होगा? इख्तलाफात हैं, बड़े जेन्युइन सवालात हैं, बड़े जायज़ सवालात हैं, लेकिन अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान के मुकाबले में कोई इंडिया का पाकिस्तान के अंदर साथ देगा तो फिर वो अहमकों की जन्नत के अंदर ही रहता है। इस मुल्क में तहरीक इंसाफ की ख़ास बात क्या है? मैंने उनके जलसे कवर किए, मैं उनकी रैलीज कवर करता हूँ। वो अपनी पार्टी का तराना चलाने से पहले वो मिल्ली नगमे चलाते हैं। जिन जलसों का आगाज़ पाकिस्तान के कौमी तराने से हो, जहाँ पे अपने पार्टी परचम से ज़्यादा पाकिस्तान के झंडे हों, तो क्या वो पाकिस्तान के से हट के कुछ कर सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट एक और, चूँकि ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान के अंदर हैं, उनकी आज डेलीगेशन लेवल के ऊपर मुलाकातें हुई जहाँ पे इसहाक डार ने उनको फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर उनसे बातचीत हुई है। तो उसके बाद इतलात हैं कि उनकी शहबाज शरीफ से मुलाकात भी हुई है और उसकी तस्वीर भी आ गई है। और जो उनका बंदर अब्बास के अंदर पोर्ट के ऊपर वाक़या हुआ, पाकिस्तान ने उसके ऊपर अफसोस का इजहार किया और ये जो ओवरऑल सिचुएशन इंडिया पाकिस्तान की चल रही है उसके ऊपर बातचीत हुई है। और मेरी इतलात ये हैं कि ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो वापस चले जाएंगे और वापस जाने के बाद वो जुमेरात को जा रहे हैं वहाँ पे दिल्ली के अंदर। अब देखना यह है कि जो एलामिया आता है उस एलामिया में क्या जिक्र होता है और वो दिल्ली क्या पैगाम लेके जाते हैं। तो अब तक अपडेट्स है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।